हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स, जो आने वाला जो एग्ज़ाम है यानी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन जो आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिएगा, सेशन को पूरा कंप्लीट करके देखिएगा। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराध्वनिक का मतलब होता है कि इसको मनुष्य सुन नहीं सकता, और इसकी आवृत्ति की बात करेंगे तो इसकी जो आवृत्ति होती है लगभग 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अतः इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है और चमगादड़ इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नज़दीकी आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो वहाँ पर जो नियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डापलर प्रभाव। डापलर प्रभाव के कारण जो होता क्या होता है, तो जब रेलगाड़ी नज़दीक आती है तो उसकी जो सीटी बहुत तेज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वही दूर जाती है तो क्या होती है, सीटी कम सुनाई देती है। तो वहाँ पर जो नियम फॉलो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डापलर प्रभाव। क्या बोलते हैं? डापलर प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो उसकी जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी रख रहे हैं तो आप उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, है ना। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है अनंत होती है, और न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो आप कितना बताएंगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। तो कभी भी जब आपके आंखों के सामने कोई वस्तु रखी तो उसका जो रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अर्थात उससे जो चलने वाली किरणें आपस में कहाँ पे काटती हैं, तो रेटिना पर काटती हैं, और रेटिना पर ही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है यानी उसको दिमाग क्या करता है, सही करके देखता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह स्तर जिससे अधिक की ध्वनि हानिकारक प्रदूषक कहलाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 80 डेसिबल। यानी 80 डेसिबल से आप अधिक मतलब करना है तो क्या होता है, वो हानिकारक के में आएगा। ठीक है ना, हानिकारक मतलब है कि इससे आपको क्या हो सकता है, मतलब कि बीमारियाँ हो सकती हैं जब 80 डेसिबल से जब अधिक होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें लिखा है फ्रेंड्स हमारा कि आँख की सुग्राहिता सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ये जो होता है हरा और नीले रंग को लिए जो होता है, आँख की सुग्राहिता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। एक दर्पण जिससे काफ़ी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है अवश्य होगा, वो कौन सा हो सकता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं उन्नत दोदर, क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या होता है? यानी ध्वनि की चाल का आरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे जो है कम आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो ध्वनि की चाल के आरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे यहाँ पे इस्पात, इस्पात के बाद क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, जल के बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उससे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, धंसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो अवतल दर्पण का एक और नाम है जिसको हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अपसारी दर्पण का मतलब कि ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है, यानी पसारता है। ठीक है, अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। तो कौन किरणों को फैलाता है? तो जो अवतल दर्पण होता है ये क्या करता है, अनंत से किरणों को क्या करता है, फैलाता है। खोज बत्ती में प्रयुक्त क्या होता है? तो खोज बत्ती में जो प्रयुक्त होना है उसका नाम क्या होता है, नौतो दर्पण उसको बोलते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश नीला किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है? तो वहाँ पर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश नीला क्या करता है, दिखाई देता है। और सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो सीवी रेमन ने बताया था। ठीक है, अनुरण विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य भवनों में प्रतीत होता है। दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है,
ध्वनि चलती है तो ध्वनि किस तरह चलती है, तो ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है, यानी उसी दिशा में चलती है। बात करेंगे प्रकाश की, बात करेंगे तो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो ये ठोस पर भी होती हैं और द्रव की सतह पर क्या होती है, किरणें उत्पन्न होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगें वास्तव में होती हैं, तो ये कौन सी होती हैं, तो इसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं, यानी आप बोलेंगे तो उसी दिशा में तरंगे जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, तो वहाँ पर जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग द्रव में कितना होता है, तो लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि का वेग धातु में कितना होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 2500 मीटर पर सेकंड होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, धातु में, उसके बाद कहाँ पे होता है, द्रव में, और उससे कम कहाँ होता है, वायु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो सबसे कम वेवलेंथ जिसको हम लोग तरंगदैर्ध्य बोलते हैं वाला प्रकाश कौन होता है, तो वैसे प्रकाश के रंगों की बात करेंगे तो ये जो है 7 कलरों में बना होता है, जिसमें सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य वाला होता है उसका नाम क्या होता है, बैंगनी होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली जो कि मतलब कि जो रंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल बोलते हैं। ठीक है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, तो इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है 4 × 10 के पावर कितना होता है, -5 होता है। और आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि वातावरण में वायु कण सूर्य किरणों को विकिरित करता है, इसीलिए आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, टैकियान का मतलब क्या होता है, टैकियान का मतलब होता है कि जालक कंपन की मात्रा, ये क्या कहलाता है, टैकियान की मात्रा कहलाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो तरंग हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का कारण क्या होता है, तो वहाँ पर जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसका मुख्य कारण होता है, इसलिए जब सूर्य डूबता है या उगता है तो उस समय क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रधनुष में के 7 रंगों का कारण क्या होता है, तो वर्षा से अवशिष्ट जल कणों के प्रकाश का अपवर्तन ही क्या होता है, उसका मुख्य कारण होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो जो अवरत तरंगें होती है उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अवरत तरंगों का खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है विलियम हार्सेल नामक वैज्ञानिक ने जो है अवरत तरंगों की क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, तो इसकी उसकी जो ऊर्जा होती है अधिकतम होती है, इसलिए उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, मतलब कम होता है। और सबसे कम की बात करेंगे तो अभी हमने बताया था कि सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। ठीक है, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, क्योंकि रेडियो तरंगों की प्रकृति क्या होती है, तो उसकी जो तरंग क्या प्रकृति होती है, ये जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय। आगे हम लोग बात करेंगे तो रेडियो तरंग या बेतार तरंग को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हर्ट्जियन तरंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, तो इसकी जो खोज है हेनरिक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। रेडियो तरंग की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, तो 10⁻³ से 10⁴ मीटर तक होती है, जो रेडियो की तरंग होती है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना में अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स किरण के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैट स्कैन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आविष्कार है गॉडफ्रे हासफील्ड ने 1972 ईस्वी में जो है कैट स्कैन का क्या किया था, आविष्कार किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, तो इसकी जो खोज है रिटर नामक वैज्ञानिक ने जो है पराबैंगनी किरणों की खोज किया था। पराबैंगनी किरणों की बात करेंगे तो इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक होता है। ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्योंकि द्रवों तथा गैसों की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, इसलिए ठोसों में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। लगभग 2500 मीटर पर सेकेंड होता है ठोसों में ध्वनि की चाल। ठीक है, टेप रिकॉर्डर की खोज किसने किया था, तो इसकी जो खोज है पाउलसन ने सन 1899 ईस्वी में किया था। टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तरंगों पर अंकित पद डॉल्बी अथवा डॉल्बी सी निर्दिष्ट करता है, तो वहाँ पर जो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग रॉ हरास परिपथ के नाम से इसको जानते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है, तो वहाँ पर जो मुख्य कारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं धूल कण बोलते हैं। वायु में ध्वनि वेग निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये जो होता है दाब पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होता है? तो वहाँ पर जो जी का मान होगा, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। जब त्रिज्या उसकी 1% कम कम कर देंगे तो त्रिज्या 1% कम करने के बाद उस जो जी का मान होता है वो क्या होता है? लगभग 2% कम हो जाएगा। ठीक है, आगे हीरा का चमकना कारण क्या होता है? तो वहाँ पर जो कारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो हीरा चमकता है। जल में पड़ी परखनली का चमकना किसका उदाहरण होता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। और कांच में आई दरार क्या होता है? दूर से ही चमकता है। इसका भी मुख्य कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसमें हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु जो है कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें बात करेंगे फ्रेंड्स कि वस्तु को मैं कहाँ रख रहा हूँ तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना। जैसे अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु आप अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है मुख्य फोकस बनेगा कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। और इसकी विस्तार की बात करेंगे तो बहुत छोटा होगा, बहुत क्या होगा? छोटा। ठीक है, फिर वस्तु को क्या करेंगे हम लोग? खिसकाएंगे। तो खिसकाने की बात करेंगे तो दूसरा नंबर है कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को सर रखेंगे अवतल दर्पण के सामने तो इसका जो प्रतिबिंब है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन जितनी वस्तु की लंबाई रहेगी उतनी ही वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चौथा हमारा है कि जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कोई वस्तु रखते हैं अवतल दर्पण के सामने तो इसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। लेकिन जो छठी कंडीशन है इसका नाम है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जो वस्तु को रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है आभासी और सीधा बनता है। और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो आप अवतल दर्पण में एक चीज़ आपने सीखा होगा कि जब वस्तु से दर्पण से कोई वस्तु जब दूर है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है बहुत छोटा बनता है। लेकिन जैसे ही आप दर्पण की ओर जाते रहेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। हमने इसमें यही सीखा है अवतल दर्पण में। ठीक है, और इसमें इसका जो प्रतिबिंब है 5 के लिए जो है वास्तविक बनता है, बाकी जो लास्ट कंडीशन है उसके लिए क्या होता है? आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे उत्तल दर्पण में आप वस्तु अनंत पर रख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है मुख्य फोकस बनता है। कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा बनता है। और इसके विस्तार की बात करेंगे तो बहुत क्या होता है? छोटी होता है, यानी बिंदु मात्र का होता है। ठीक है, और जब अनंत और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है ध्रुव के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? तो आभासी बनता है, सीधा बनता है। और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वहाँ पर उसको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नाम से उसको जानते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने वाले चर प्रभावित होते हैं तो वे क्या होते हैं? तो तरंग दैर्ध्य एवं क्या होते हैं? वेग होते हैं। एक टीवी सेट को चलाने के लिए एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग जिस किरणों का यूज़ करते हैं टीवी में जो रिमोट होता है उस किरण को हम लोग बोलते हैं अवरक्त किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरक्त किरण। ठीक है, नेक्स्ट 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर होता है तो यंत्र कारखानों का शोर हो जाएगा, सिर की दहाड़ हो जाएगा, है ना, जब 100 डेसिबल की आवाज़ जब आती है तब। ठीक है, लेकिन जब मनुष्य जो है समान बातचीत करता है, जैसे मान मनुष्य की बात करेंगे, समान बातचीत में उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता का जो स्तर होता है लगभग 3 से 30 से 40 डेसिबल तक होता है। लेकिन जैसे ही 100 पहुँचेगा तो समझ लीजिए कि कारखाना या सिर की दहाड़ है। ठीक है, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी यानी जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो वहाँ पर किसका हम लोग यूज़ करते हैं? तो लेज़र बीम का यूज़ करते हैं। जब एक सीडी जिसको ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाले कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य से प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या जो है सबसे पहले किसने किया था? तो इसकी जो व्याख्या है कर हम लोग कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? तो अपवर्तन और विवर्तन, पारगमन और परिघटना के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? उसकी व्याख्या कर सकते हैं। पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है वो क्या होता है? ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर जो रूल फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी अपवर्तन के कारण जो होता है शीशा जो है सिक्का जो क्या करता है? ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होता है? तो 2 थीटा होता है।
रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर के नाम से इसको जानते हैं। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो वहाँ पर उसको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मान लीजिए कि पीछे से पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग से 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को कैसा दिखाई देगा? तो ऊपर क्या देगा? पीला दिखाई देगा। पृथ्वी पर पीला और वहाँ पर किस तरह नीला दिखाई देगा। ठीक है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति मांडुलन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न फ्रेंड्स है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद पहचाना जाएगा। तो केवल ध्वनि गुणता के से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके गुण को पहचान सकते हैं। हीरा का अपवर्तनांक साधारण कांच से कितना होता है? तो ये बहुत अधिक होता है, लगभग हीरा की बात करेंगे तो हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। प्रकाश तंतु काम करता है तो ये पूर्ण अभ्यंतर परिवर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है? प्रकाश तंतु काम करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो किस तरह काम करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण होता है। तो उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक जो इसका मुख्य कारण होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग निर्धारण करता है, तो उस वस्तु के द्वारा परिवर्तित किए गए प्रकाश के रंग से क्या करते हैं? हम लोग निर्धारण करते हैं। सामान्यतः स्त्रियों की जो आवाज़ का जो तारतम्य होता है पुरुषों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तारतम्य की बात करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम होता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, तो वहाँ पर किसके कारण चमकीला दिखाई देता है? तो ये परावर्तन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।